गाइस दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। फ्रेंड्स, ये सीजीएल 2020 का पेपर है और इससे पहले हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व किया है कल इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ में 2020 पेपर में कम से कम 21 सेट हैं शायद। उन 21 सेट को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं और उसी कड़ी में उसी सीरीज़ में ये दूसरा पेपर है आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप इसे ढंग से सुनिएगा क्योंकि मैं यहाँ से सुनने के लिए बोलूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ज़रूर कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो। अदरवाइज़ आप इसे सुनते रहिएगा, ढंग से सुनिएगा चीज़ें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन तो बताता हूँ और उससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें होती है वो भी बताता रहता हूँ। आपको क्या करना है, आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, थोड़ा सा मतलब क्या लाइक कर दिया करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ बताने लायक है हमें तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूशन का है, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। तो स्टार्ट करते हैं। कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। द टीचर आस्क्ड द क्लास, टीचर ने क्लास से ये बात पूछी कि सो मैनी एग्जाम्पल्स दे सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के। अब सुनिए ज़रा, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा कि कोई इंसान किसी से, जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, फिर आपके तरफ से डिमांड आई कि सर कुछ और एग्जाम्पल दे दीजिए, तो सम मोर एग्जाम्पल्स आप बोलते हो। ये तो बेहद आसान सेंटेंस है, आप इसे आसानी से कर सकते हो थोड़ा लॉजिकली भी सोच कर। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन यू से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सो मैनी का कोई लॉजिक भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस गलत है, यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है और ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अब सेकंड तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सम फ्यू एग्जाम्पल्स। सम फ्यू एग्जाम्पल्स हम एक साथ नहीं लगाएंगे, सम और फ्यू एक साथ नहीं आते हैं। या तो आप यहाँ पर करो सम एग्जाम्पल्स या फिर यहाँ पर करो अ फ्यू एग्जाम्पल्स, अ फ्यू एग्जाम्पल्स। दूसरा यानी फोर्थ नंबर में लिखा है सो मैनी, सम मैनी एग्जाम्पल्स, सम मैनी एग्जाम्पल भी एक साथ नहीं आएगा। यहाँ पर या तो आप करो मैनी एग्जाम्पल्स या फिर आप सम मोर एग्जाम्पल्स, तो सही हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, जो कि सही से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, यानी आंसर में सॉरी दे रखा है, वो सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको नरेशन का है, इज़ ही ऑल राइट नाउ, क्या वो अब ठीक है। आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड, मैंने अपने पड़ोसी की वाइफ से, जो हमारे पड़ोस में भाई साहब उनकी वाइफ से मैंने बात पूछी, क्या क्या वो ठीक है मिस्टर गुलियानी। एक्चुअल में ये बात की जा रही है मिस्टर गुलियानी की कि क्या वो ठीक है, और पूछा किससे, मिस्टर गुलियानी की वाइफ से पूछा। तो ये सेंटेंस है नरेशन का, इसको हमें चेंज करना है। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी, बिल्कुल सही है। आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी, यहाँ पर ये बात पढ़नी है बिल्कुल। आपने गुलियानी से पूछा, गुलियानी मिस्टर गुलियानी से नहीं पूछा, आपने उनकी वाइफ से पूछा था, तो मिसेस गुलियानी बिल्कुल सही है। आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ, जो कौन है, जो माई नेबर्स वाइफ है, यानी जो मेरी पड़ोसी की वाइफ है। अभी ये जो पॉइंट है ध्यान देना, जो हमारा पॉइंट माई नेबर्स वाइफ लिखा है ये हमारा कॉमा के अंडर है, इसे बोलते हैं केस इन अ पोजीशन। ये डिस्क्राइब करता है कि मिसेस गुलियानी कौन है। ध्यान दीजिएगा, जो केस एंड अपोजिशन होते हैं उसे यही बोलते हैं, या इसे एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव नाउन भी बोल सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं। तो इसे केस एंड अपोजिशन बोला जाता है वैसे। तो आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ, जो कौन है, जो मेरी नेबर्स वाइफ है, यानी मेरी पड़ोस की पत्नी है। इफ़, अब देखो इफ़ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनका जो नरेशन बनता है वो इफ़ या वेदर से बनता है, आपको ये बात पता है। इस से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इस के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर इफ़ से बनेगा। इफ़ हर हस्बैंड वॉज ऑल राइट देन, बिल्कुल इस का वॉज हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, क्यों देख लीजिए। आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी, यानी सबसे पहला ऑप्शन आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ, इफ़ हर हस्बैंड हैड लगा दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हैड तो नहीं होगा। सेकंड में विल लगा दिया, गलत हो जाएगा। थर्ड में उन्होंने चेंज ही नहीं किया, चेंज तो करना ही पड़ेगा, तो चेंज नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया। फोर्थ इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इन चार ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन या एक ऐसा वर्ड दे रखा होगा जो गलत तरीके से स्पेल्ड किया गया होगा, आपको उसी को फाइंड करना है। टेररिज्म की स्पेलिंग सही लिखी है, आपको पता है ऑप्शन नंबर 1 सही से स्पेल्ड किया गया है।
सेकंड नंबर में गलत है। अलॉटमेंट की स्पेलिंग जो होती है वो ALL होता है, ध्यान दीजिएगा, ALLOTMENT होता है, ALLOTMENT होता है, सिंगल टी होता है, डबल एल होता है, याद रखिएगा। अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन, आवंटन होता। बोरो की स्पेलिंग सही से लिखी गई है, इसका मतलब होता है उधार लेना। अलाउंस का मतलब सही है, अलाउंस की स्पेलिंग सही से लिखी गई है और अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। ये स्पेलिंग एक बार और पूछी गई है अलाउंस में, W के साथ E लगा देते हैं यहाँ पर, W के साथ A सही होगा, W के साथ E वाला गलत हो जाएगा, अलाउंस सही लिखा है यहाँ पर, याद रखना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसमें भी हमारा क्या है, एरर फाइंड करनी है। बिल्कुल देखते हैं। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। अब भी सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस में नो एरर उन्होंने दे रखा है। सेंटेंस देखते हैं। द रिवर अपीयर्स टू हैव, अपीयर्स मतलब क्या होता है आप समझते हैं? अपीयर्स मतलब कि द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज़ के होने का एहसास दिलाना, ये अपीयर्स बोलता है ना, या इट अपीयर्स इससे बोलते हो। द रिवर अपीयर्स, अब देखो द रिवर सिंगुलर है तो इसलिए अपीयर्स बिल्कुल सही है। अपीयर्स टू हैव गॉट, टू हैव गॉट ये अगर हम देखें तो ये हमारी पास्ट की, जिसे बोलते हैं ना पास्ट परफेक्ट की इन्फिनिटिव फॉर्म है। किसकी है? पास्ट परफेक्ट की इन्फिनिटिव फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट के किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पास्ट इन्फिनिटिव फॉर्म जो होती है, सॉरी पास्ट परफेक्ट की जो इन्फिनिटिव फॉर्म होती है वो पास्ट के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये बात याद रखिएगा। तो द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम, ऐसा प्रतीत होता है कि जो नदी है वो जो नाम पाई है, अपना जो नाम पाई है फ्रॉम द टाउन नियर बाई, जो पास पड़ोस के शहर से पाई है। एक नज़र में देखें तो सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। वो सेंटेंस इस नज़रिए से सही हो जाएगा। ये देखो ये सेंटेंस जो है ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें एरर है, क्योंकि यहाँ पर नेम आफ्टर होना चाहिए, क्योंकि किसी के नाम पर अगर कोई चीज़ पड़ती है तो उसे नेम आफ्टर बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ व्हीलर द्वीप, अब देखो व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा का है, व्हीलर द्वीप इज़ नेम्ड आफ्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, आपको पता है, तो इसे नेम्ड आफ्टर बोलते हैं। किसी के नाम पर कोई पढ़ना नेम आफ्टर हो जाएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस है, अब ये एग्जामिनर ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इसने फ्रेम किया है, क्योंकि इसमें डबल मीनिंग आ रही है। एक तो ये मीनिंग आ रही है कि नेम आफ्टर होना चाहिए था यहाँ पर, उससे ये पता हमें चलेगा कि ये जो नदी है इसका नाम इस शहर के नाम पर पड़ा, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये पॉइंट है कि ये जो नदी है ऐसा प्रतीत होता है कि इस गांव से इसका नाम पड़ा, यानी इस गांव के, अभी तक इस गांव तक कोई नाम नहीं था इसका, और जैसे इस गांव में आई इस यहाँ से इसका नाम पड़ गया, ऐसा भी मीनिंग आ रहा है। अगर ऐसा मीनिंग आ रहा है तो सेंटेंस में नो एरर है, क्योंकि फ्रॉम द टाउन नियर बाई यानी कि पास के गांव से इसका नाम पड़ा तो सही हो जाएगा। अदरवाइज़ नेम आफ्टर होना चाहिए था यहाँ पर। आपको पता होना चाहिए किसी के नाम पर कोई नाम पढ़ना उसे नेम आफ्टर बोलते हैं, कॉल आफ्टर बोलते हैं, नेम आफ्टर बोलते हैं, इस टाइप से। तो यहाँ पर दो तरीके हैं सही करने का। अब ऐसे ही ऐसी सिचुएशन में ही हमारे नंबर कम हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो नेम आफ्टर भी लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और सोचें तो यहाँ पर नो एरर भी है। ऐसे कुछ सिचुएशन में हम लोगों के 50 में 50 नंबर नहीं आ पाते हैं, 48 ही रह जाते हैं, फिर वही रीज़न रह जाता है। तो अब यहाँ पर मैं भी नो एरर के साथ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं। अदरवाइज़ अगर इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर पकड़ यही होगी कि नेम आफ्टर यहाँ पर होना चाहिए था, यानी प्रपोजिशन फ्रॉम की जगह पर आफ्टर होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब जैसे नेम आफ्टर आपने सुना होगा, जैसे मैं बोलूँ मैं लखनऊ से क्लास ले रहा हूँ, गोमती नगर से ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो गोमती नगर है, अगर मैं बोलूँ कि गोमती नगर इज़ नेम्ड आफ्टर द रिवर गोमती, गोमती के नाम पर गोमती नगर पड़ा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेम्ड आफ्टर हो जाएगा, इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ईडियम हमें बताना है, टू वॉक ऑन एयर। अब बड़ा अच्छा ईडियम है, टू वॉक ऑन एयर। इसके एक और बताता हूँ ये बात, टू वॉक ऑन एयर का सेम जैसा एक ईडियम आता है टू फ्लोट ऑन एयर, यानी वॉक की जगह पर फ्लोट लिख देते हैं। फ्लोट यानी तैरने वाला फ्लोट, FLOAT फ्लोट वाला। ये ज़्यादातर कैसे जाता है, वॉकिंग ऑन एयर, फ्लोटिंग ऑन एयर करके। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इलेटेड होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, उसका मतलब हो जाएगा टू वॉक ऑन एयर, मतलब नहीं हवा में, आजकल पाँव मेरे हवा में रुकते नहीं, ऐसे इस टाइप से। एक सॉन्ग है, आपने सुना होगा कभी, मुझे याद नहीं है फिलहाल, लेकिन ये सॉन्ग है। तो फील इलेटेड यानी बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। ध्यान देंगे, दो ईडियम इसके रिलेटेड आते हैं, एक तो टू वॉक ऑन एयर, दूसरा टू फ्लोट ऑन एयर। दोनों का मतलब सेम होता है, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुशी होना। टू बी ऑन क्लाउड 9, आपने सेम इसका सिनोनिम है। एक ईडियम और है,
इसी का सिनोनिम क्या होता है? टू बी ऑन क्लाउड 9, याद रखिएगा। तो जो मैंने इसका आपको ईडियम एक और बताया है, टू बी ऑन क्लाउड 9, ये भी कई बार पूछा गया है। मतलब हवा में, मतलब हवा में नहीं, मतलब खुशी में होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी में होना। टू बी इलेटेड, टू बी वेरी हैप्पी, इस टाइप से। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक और आता है हवा में होना, आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं, भाव खाती है, इस टाइप से। उसका ईडियम क्या है? पुट ऑन एयर्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे हो नोट कर लीजिएगा, पुट ऑन एयर्स। अगर पुट ऑन एयर्स में बोलूँ उसके लिए, तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भाव खाना, यानी टू प्रिटेंड टू बी गुड और टू बी सुपीरियर। भाव खाना, हॉटी मैनर जिसे बोलते हो, बहुत ज़्यादा घमंड होना, उसे बोल नहीं। आजकल तो वो बहुत ज़्यादा भाव खा रहा है या भाव खा रही है, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा? पुट ऑन एयर्स। एक और ईडियम मुझे याद आ गया, वॉक ऑन एग्स। वॉक ऑन एग्स, एग्स जानते हो ना, एक अंडे वाला एग्स। तो अब अंडे पे चलना मतलब अंडों पे चलना। अब अंडों पे चलना यानी इसके मतलब लिटरल मीनिंग अगर आप निकालें तो इसका मतलब बहुत सावधानी से चलना, यानी कोई काम बहुत ही सावधानी से करना जिससे दूसरों को नुकसान ना हो पाए, यही इसकी मीनिंग हो जाएगी। टू एक्ट और प्रोसीड विथ ग्रेट केयर, कॉशन, सावधानी से कोई काम करना जिससे दूसरों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ईडियम क्या हो जाएगा? वॉक ऑन एग्स। पुट ऑन एयर्स का मतलब होता है भाव खाना, और टू वॉक ऑन एयर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। ये तीनों ईडियम मैंने बता दिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप सुनते रहिए ढंग से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन हमारा ईडियम है, कह रहा है टू टेक अ चिल पिल। अब चिल पिल ये तो बहुत ही कॉमन ईडियम है और कई बार अक्सर लोग यूज करते रहते हैं, हम लोग जीडी में अक्सर यूज करते रहते हैं इसको खूब। तो टू टेक अ चिल पिल, चिल मतलब कि वो ठंडा, और पिल मीन्स होती है गोली, दवाई गोली जिसे बोलते हैं ना, ठंडी गोली लो और शांत हो जाओ, इस टाइप से। टू टेक अ चिल पिल मतलब काम डाउन, शांत हो जाओ, इस टाइप से। टू टेक अ चिल पिल जैसे बोलते हैं ना, जस्ट चिल यार, इस टाइप से। टू टू टेक अ चिल पिल मतलब टू काम डाउन, शांत हो जाओ। टू रिलैक्स, आराम करो, शांत हो जाओ थोड़ा सा, है ना, इस टाइप से। तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। एक और ईडियम इससे रिलेटेड है, मैं बताते देता हूँ। टू टेक अ डिग एट समवन। टू टेक अ डिग, डिग वाला डिग, DIG डिग वाला। टू टेक अ डिग एट समवन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब है टू इंसल्ट समवन और टू जाइप समवन, इस टाइप से। किसी को इंसल्टिंग रिमार्क किसी पर डालना या फिर सरकास्टिक रिमार्क्स डालना किसी पर, उसे बोलते हैं टू टेक अ डिग एट समवन। कई ईडियम्स में इससे रिलेटेड आपको बताता रहता हूँ, आप उसे ढंग से सुनते रहिएगा, और अगर आपको नोट करना है तो बिल्कुल आप नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी एक ऑप्शन दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें उसका सिनोनिम फाइंड करना है। प्रॉम्प्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट एक्शन बोलते हैं ना, बहुत ही तेजी, क्विक्स, बहुत ही तेज एक्शन लेना, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। प्रॉम्प्ट होना बहुत ही अच्छी बात है ना, क्विकनेस दिखाता है। तो प्रॉम्प्ट क्या है? मतलब शीघ्रता जैसे दिखाते हैं, क्विकनेस। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इसका सिनोनिम अगर हो जाएगा तो यहाँ पर जो वर्ड ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें क्विक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्विक इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर आप सिनोनिम इसके सुनना चाह रहे हो तो सुन लीजिए, एक्सपेडिशंस, एक्सपेडाइट से बना है एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंस्टैंटेनियस आपने वर्ड सुना होगा, इंस्टैंटेनियस, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ, INSTANTANEOUS, इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस। रैपिड वर्ड आपने सुना होगा, क्विक वर्ड आपने सुना होगा, इमीडिएट आपने वर्ड सुना होगा, ये सब प्रॉम्प्ट के सिनोनिम हैं। तो इसका सिनोनिम जो हो जाएगा वो क्विक हो जाएगा। स्लो क्या है इसका? स्लो जानते हो, धीमा हो जाएगा। लेंदी मतलब बहुत ही लेंदी है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, तो ये सब मीनिंग हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड किया गया है उसे हमें फाइंड करना है। सिंसियर की मीनिंग्स बिल्कुल सही है, SINCERE होता है, बिल्कुल सही है। ग्रीवांस की मीनिंग बिल्कुल सही है, ग्रीवांस मतलब होता है व्यथा, दुख। अच्छा, ग्रीवांस कई बार पूछी गई है, वी के साथ ई लगा दिया है उन्होंने, तो ग्रीवेंस उन्हें बोला, ग्रीवांस सही है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीवंस इसे बोलेंगे, ग्रीवंस। लेजर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होना क्या चाहिए था? LEISUR होना चाहिए, LEI नहीं, LEISURE, लेजर होना चाहिए था। लेजर मीन्स होता है फ्री टाइम, फुर्सत का समय जिसे बोलते हो। सीज बिल्कुल सही दे रखा है, सीज का मतलब होता है जब्त करना, हड़प लेना, इस टाइप से, कॉन्फिस्केट करना। कल भी इसका सिनोनिम बताया था, कल वाले पेपर में इसके सिनोनिम पूछे गए थे या एंटोनिम पूछा गया था, कुछ भी पूछा गया था। हालांकि ये कल वर्ड ये आया था और हम लोगों ने डिटेल में इसकी चर्चा की थी वहाँ पर, इससे पहले वाले वीडियो में।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिलर है हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। अब देखो पार्सिंग करते हैं। हेल्प जो है मदद, नाउन के रूप में यहाँ पर यूज की गई है। हेल्प नाउन के रूप में यहाँ पर यूज की गई, याद रखिएगा। हेल्प फ्रॉम कहाँ से, रिलेटिव से। जो हमारे रिलेटिव से जो हेल्प मिली है, डैश हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, वो मुसीबत के समय में क्या किया उसके साथ। अब जाहिर सी बात है, देखते हैं पास्ट क्या गुजर गई, मतलब पास हो गई, कोई इफेक्ट नहीं डाला, ऐसा तो नहीं है। अप्रूव्ड मतलब होता है ना, अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है, अप्रूव्ड एक लीगल वर्ड है, याद रखिएगा, स्वीकृति देना, इसे वो यूज करते हैं। अलाउड आज्ञा देना, तो ऐसे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है सपोर्टेड, वही मीनिंग है। बेहद आसान है, आप सभी लोग इसलिए कर लिए होंगे। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स सपोर्टेड हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स सपोर्टेड हिम इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, सपोर्टेड हो जाएगा, मदद किया उसने, हेल्प किया। तो जो हेल्प रिलेटिव से मिली थी वो हेल्प उनको हेल्प की, कहाँ पर, डिफ़िकल्ट टाइम्स में, सपोर्ट की, मदद की, तो मददगार साबित हुई, इस टाइप से बोल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पैराजम्बल है अगेन, पैराजम्बल का सेंटेंस देखते हैं। पैराजम्बल में मैंने कुछ तरीके भी बता रखे हैं कि आप एक ऐसे सेंटेंस को या एक ऐसे स्टेटमेंट को फाइंड करें जो एक स्टैंड एलोन सेंटेंस हो या किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। आप 4 ऑप्शन पढ़ लें, चारों ऑप्शन में एक ऐसा सेंटेंस ढूंढें जो एक कहते हैं ना स्टैंड एलोन हो, यानी कि एक अकेला सेंटेंस हो, उससे पहले उसके बारे में चर्चा न की गई हो, उसके बाद ही में उसकी चर्चा, उसके बाद ही में उससे रिलेटेड चर्चा हुई हो, तो हम ढूंढेंगे। तो अब ऐसे ढूंढते हैं, देखते हैं। जैसे मैं पढ़ लूँ, मैंने कहा वाइल इंडिया इज़ होम टू 75% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड, द ग्लोबल टाइगर डे एज इट इज़ ऑल्सो नोन एज, कुछ वर्ड्स ध्यान दीजिएगा, जैसे ऑल्सो हो जाए इस टाइप से, टू हो जाए इस टाइप से, तो हमें पता चलता है कि इससे पहले कोई वर्ड यानी कोई स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है, तभी इसके बाद ऐसा आता है। तो ऑप्शन नंबर ए से तो सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, और ऑप्शन में भी कोई ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देख लीजिए। ऑप्शन बी से देखते हैं। इट्स ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इट दे रखा है, इट्स यानी ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन अगर आया है तो इससे पहले इसका कोई नाउन आया होगा, और आपको पता है नाउन की जगह पर प्रोनाउन आते हैं, तो नाउन पहले इंट्रोड्यूस हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। मैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। दूसरा देखते हैं सी से। इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। अब देखो ये एक स्टैंड एलोन सेंटेंस है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। दिस एनुअल इवेंट, यानी ये एनुअल इवेंट, कोई एनुअल इवेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी सी के बाद डी आएगा, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब सी के बाद डी, यानी सी से स्टार्ट हो रहा है और डी से पॉइंट उसके बाद आ गया, तो सी डी हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। कितना आसान तरीका है करने से, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप आंसर पाइए, आगे बढ़ जाइए। सी डी यानी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। पढ़ लीजिए, चाहे आप मैच कर लीजिए। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन। एंटोनिम बताना, एंटोनिम मतलब ना विरोधाभास, जो उसके अगेंस्ट में हो। प्यूट्रीफाई का मतलब क्या होता है? प्यूट्रीफाई मतलब होता है सड़ना, जानते हो ना, जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है और बैड स्मेल देती है, उसको भी बोलते हैं प्यूट्रीफाई। प्यूट्रीफाई का मतलब होता है डिकम्पोज होना, यानी टुकड़ों में कोई चीज़ टूटना, उसे बोलते हैं प्यूट्रीफाई करना। कई मीनिंग होते हैं प्यूट्रीफाई के, ध्यान रखिएगा। एक तो प्यूट्रीफाई का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब बहुत ही खराब सड़ी हुई स्मेल टाइप की, इस टाइप से प्रोड्यूस करना, उसे बोलते हैं प्यूट्रीफाई। दूसरा डीके हो जाना, डिकम्पोज होना, पेरिश होना। आपने एक वर्ड सुन रखा होगा गैंग्रीन, गैंग्रीन यानी GANGRENE। जब हमारे उत्तक होते हैं, जब ना जैसे टिश्यू जो होते हैं बॉडी के, जब उसमें ब्लड नहीं होता है तो वो सड़ने लगते हैं इस टाइप से कुछ, तो उसे गैंग्रीन बोलते हैं। मॉर्टिफाई आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्यूट्रीफाई के। फिर दूसरे लफ्ज़ों में अगर बात करूँ, ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डायलापिडेट हो जाएगा, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। दूर दराज के हैं लेकिन सिनोनिम हो जाएंगे प्यूट्रीफाई के। यानी प्यूट्रीफाई के 2 मीनिंग है, याद रखिएगा। एक तो इसका डीके होना, डायरेक्टली सड़ना, दूसरा इसका टुकड़ों में टूटना। तो प्यूट्रीफाई मतलब जो टुकड़ों में टूटना होगा, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा, गैदर हो जाएगा एंटोनिम। तो कंबाइन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो इसके सिनोनिम है। जैसे मैं बोलूँ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इज गोइंग टू बी योर सिनोनिम ऑफ प्यूट्रीफाई, हो जाएगा, दूर का सिनोनिम हो जाएगा। कंटामिनेट नहीं होगा, कंटामिनेट मीन्स होता है प्रदूषित करना, बेसिकली वाटर के लिए यूज किया जाता है, कोई लिक्विड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। डिकम्पोज मतलब सड़ना, ये सिनोनिम हो जाएगा प्यूट्रीफाई का।
सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर एंटेनम फाइंड करना था जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाना है। द सन रेज, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सन रेज है। बर्न माई फेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और इसके लिए जो पैसिव वॉइस होती है वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है पैसिव वॉइस की पास्ट इंडेफिनिट में वो वॉज या वर होती है, और वॉज के वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, भी आपको पता है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, इस टाइप से, यानी बात में वही कह गया। तो क्या हो जाएगा? द सनरेज बर्नड माई फेस, माई फेस को उठा लो, माई फेस वॉज बर्नड बाई द सनरेज। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कोई ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि आगे सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, क्योंकि फर्स्ट में इज बर्नड दे रखा है, गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब होती है। सेकंड में इज बीइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है, वो भी गलत हो जाएगा। थर्ड में हैज़ बीन बर्न यानी प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, वो भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अगेन हमारा जम्बल्ड का है। फिर से देखते हैं, फिर से वही लॉजिक लगाते हैं। ऐसा एक स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है जो एक स्टैंड एलोन सेंटेंस हो और किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा हो। भाई इंट्रोडक्शन हमेशा स्टार्टिंग में आता है। सो हम डायरेक्टली देख ले रहे हैं एक्सीलेंटली वेल यानी सेट सी, यानी कहीं ना कहीं कुछ किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बात बोली गई है, तो ये तो ऑप्शन हमारा ए तो होगा नहीं, यानी ए से तो नहीं स्टार्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है बी और डी। अब बी से पढ़ लेते हैं। अ मैन हु हैड 2 डॉटर्स, बिल्कुल सही, एक स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अ मैन के बारे में बात की जा रही है। एक चीज़ और सुन लीजिए, जब भी हमें कभी एक ऐसे नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया गया हो और वहाँ पर एक इंडेफिनिट आर्टिकल यूज की गई हो और एक डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट कहने मतलब है इनडेफिनेट में ए और एन और डेफिनेट में द, तो सबसे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल वाला सेंटेंस आएगा, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल वाला आएगा। भाई वही वाली बात है, जैसे मैं पहली बार किसी से मिलूँ तो आई मेट अ मैन, फिर उसी इंसान से मैं दोबारा मिलूँ तो द मैन हो जाता है। ये बात आपको पता है ना? तो ये थोड़े थोड़े लॉजिक आप लगाया करिए, आपको आसानी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल। अ मैन हु हैड 2 डॉटर्स, अब एक आदमी था, उसके 2 पुत्रियां थीं, उसके 2 लड़कियां थीं। मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर, ठीक है, एक से उसने गार्डनर से शादी कराई और दूसरा उसने पॉटर से शादी कराई। गार्डनर यानी कि जो माली होते हैं, वो जो बगीचेदार होते हैं, जो बगीचे की रखवाली करते हैं, उससे, और दूसरा पॉटर यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उससे। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट ये होने जा रहा है जो स्टार्ट कर सकता है सेंटेंस को। सो बी के बाद क्या आएगा? बी के बाद आफ्टर अ वाइल यानी डी आएगा, बिल्कुल, कुछ समय बाद। ही पेड अ विजिट, वो गार्डनर की मतलब ना गार्डनर के घर गया, वहाँ पर गया। आसानी से पढ़ता हूँ। आफ्टर अ वाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ शी वॉज एंड हाउ इट फेयर्ड विथ हर, मतलब कैसा सब कुछ है और कैसा सब उसके साथ चल रहा है, ये बात उसने बोली। किसने? वो मैन, जब विजिट किया वहाँ पर। तो बी के बाद डी आएगा, यानी बी के बाद डी, और बी डी किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। इसके बाद ए देख लीजिए, एक्सीलेंटली वेल, फिर उसी ने यानी उस लड़की ने क्या कहा? सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सब कुछ ने कहा। वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट, हमारे पास वो सब चीज़ है जो हम चाहते हैं। आई हैव बट वन प्रेयर, यानी एक प्रेयर के सिवाय, यानी एक ऐसी प्रार्थना के सिवाय बाकी सब कुछ है जो हम चाहते हैं। वो प्रेयर क्या है? दैट वी मे हैव अ हैवी स्टॉर्म ऑफ रेन टू वाटर आवर प्लांट्स, ये वाली प्रेयर इनके पास नहीं है, बाकी सब कुछ इनके पास है, ये बात उन्होंने बोल रखी। इसके बाद सी, ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम, बाद में क्या पॉटर्स होम के घर गया। सो ऑप्शन नंबर बी डी ए सी यानी ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, आप इसे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मतलब क्या हो जाता है? प्रतिबद्ध होना, समर्पित होना, उसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, और इसका सिलेक्शन होना 100% है, बिल्कुल है। तो अब अगर आप डेडिकेटेड हो, आप कमिटेड हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है और होगा भी। तो डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित होना, डिवोटेड होना, डिवोटेड याद रखिएगा, कमिटेड होना, रिलायबल होना, ट्रस्टवर्दी होना, डिटरमाइंड होना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के। सो ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना था डेडिकेटेड का, जो कि कमिटेड हो जाएगा। जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 4, टीडीएस और बोरिंग आपस में एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जिनका मतलब होता है उबाऊ, नीरस।
ड्रेयरी का भी मतलब होता है उबाऊ नीरस, यानी कि तीनों ऑप्शन आपस में सिनोनिम है। टीडियस, ड्रेयरी, बोरिंग, ये तीनों ऑप्शन आपस में सिनोनिम है, इनका मतलब होता है उबाऊ। अब देख लीजिए यहाँ पर से आपकी वोकैब भी तैयार हो रही है। मैं हर एक वर्ड को बता रहा हूँ डिटेल में, अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो बिल्कुल नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें बताना है एंटोनिम फाइंड करना। होप यानी आशा, उम्मीद, डिज़ायर, एम्बिशन, एक्सपेक्टेशन, एस्पिरेशन, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। तो उम्मीद का है डाउट है, संदेह है, उम्मीद है आशा है, तो डाउट उम्मीद का अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी डाउट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। चांस अवसर होता है, करेज हिम्मत होती है, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावादिता, यानी बहुत ज़्यादा आशावादी हो, बहुत अच्छा इंसान होता है आशावादी, है ना। एक होता है पैसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, यानी फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है एरर, अगर कोई एरर है या नहीं है, ये सेंटेंस हमें फाइंड करना है। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली। अब देखो हार्डली के साथ मेनी कभी नहीं आता है, हार्डली के साथ कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, इस टाइप से जो आते हैं, बेयरली, इनके साथ नेगेटिव एनी वर्ड आता है, याद रखिएगा। तो हार्डली के साथ एनी आएगा, यहाँ पर मेनी नहीं आएगा। और दूसरी बात देखो, मेनी अगर इन्होंने लगाया है तो एफर्ट को ना लगाकर एफर्ट्स लगाते, वो भी गलत हो जाता, ध्यान दीजिएगा, लॉजिकली गलत हो जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर एसएससी वाले ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगाते तो, क्योंकि मेनी एक ऐसा डिटर्मिनर है जो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और उसके बाद जो नाउन आता है हमेशा प्लूरल आता है। इस सेंस में मेनी गलत हो जाएगा, कैसे भी लोग पकड़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हार्डली के साथ मेनी कभी नहीं आएगा, नेवर, है ना। तो हार्डली के साथ यहाँ पर एनी आना चाहिए था, और एनी के साथ सिंगुलर आ जाता है, बिल्कुल बात सही है। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल, ध्यान दीजिएगा, मेनी एफर्ट ना होकर एनी एफर्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। 4 में गलती यही है कि मेनी की जगह पर यहाँ पर ANY यानी ए नहीं रखना चाहिए था। एक वर्ड यहाँ पर दे रखा है फेल, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फेल जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसे हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और इसे ये ऐसी वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ले लेती है, यानी डायरेक्ट कहने मतलब है कि इनके और इनके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। कैसे हमें पता चलेगा कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो वर्ब अगर व्हाट या होम की डिमांड करने लगे आपसे तो फिर वो ट्रांजिटिव बन जाएगी, अदरवाइज नहीं तो फिर नहीं है वो। जैसे मैं बोलूँ रन, रन, शी रन्स, ही रन्स, आई रन, यू रन, तो यहाँ पर कोई व्हाट या होम का आंसर नहीं मांग रही, दैट मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं बोलूँ सी टोल्ड या आई टोल्ड, आई टेल, इस टाइप से, तो अब मैंने, उसने बताया, मैंने बताया, मैं बताता हूँ, तो क्या बताता हूँ, कुछ तो बताता हूँ, दैट मीन्स ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, डिमांड कर रही है ऑब्जेक्ट की। तो जहाँ पर फेल्ड वर्ड दे रखा है ये सेकंड फॉर्म है फेल की। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, 3 वर्ब ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, देख लीजिएगा, सुनिएगा। फर्स्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ पहले, फॉल, इसकी सेकंड फॉर्म फेल, इसकी थर्ड फॉर्म फॉलन, और इसका मतलब होता है गिरना। ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि कोई चीज़ गिरना ऑटोमेटिक अपने आप से गिरती है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, फॉल, फेल, फॉलन, ये हमारी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, सुनते रहिए तो सुनते रहिए। इसका मतलब होता है गिरना, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरी, एक और अगर दूसरे लफ्ज़ों में बताऊं तो वर्ब में ही मैं आपको पढ़ाता हूं कि ये एक इर्रेगुलर वर्ब होती है। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी तीनों फॉर्म या तो सेम या तो डिफरेंट होती हैं, आईईडी पे एंड नहीं होती हैं, उसे इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आरओ में पूछा जाता है, ये आरओ या आरओ एग्ज़ाम में या फिर यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में ये जब बात पूछी जाती है। तो ये जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ किसी एक पर्पज़ के लिए नहीं करा रहा हूँ, ये कि ये एसएससी वालों के लिए नहीं, ये सबके लिए है, चाहे कोई भी करे, डिटेल में सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। और मैंने जो लिख रखा है कि सबसे अलग और सबसे बेहतर, तो ये बात मैं लिख के बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको लग रहा होगा, आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि आप सबसे बेहतर सुन रहे हो यहाँ पर, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं सोल्यूशन कराता है, मैं गारंटी दे देता हूँ, इतना डिटेल में कोई भी सोल्यूशन नहीं कराता है। अब सुन लीजिए, एक और वर्ब आती है फेल, जो कि इसका मतलब होता है गिराना, ध्यान दीजिएगा। एक होता है फॉल जिसका मतलब होता है गिरना, एक होती है फेल जिसका मतलब होता है गिराना। अब देखो जैसे मैंने बोला गिराना, तो यहाँ पर आ गया, क्या गिराओगे, कुछ तो गिराओगे, दैट मीन्स ये हमारी ट्रांजिटिव हो गई। फेल यानी क्या गिराओगे, कुछ गिराओगे, तो कुछ गिराना उसे फेल बोलते हैं, और उसकी सेकेंड फॉर्म फेल्ड हो जाएगी जो कि लिख रखा है, थर्ड फॉर्म भी फेल्ड हो जाएगी, और आईएनजी फॉर्म फेलिंग हो जाएगी, आपको पता है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है ना। और ये इसे बोलेंगे रेगुलर वर्ब,
सुनते रहेंगे ढंग से, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो। एक और वर्ब आती है बी फॉल। बी फॉल, फॉल एफ ए एल फॉल, एफ ए डबल एल एल फॉल वाला, और बी फॉल उससे पहले बी। बी फॉल एक साथ में है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है कोई आपदा जब आकर गिर जाती है हमारे पास, है ना, जैसे बोलते नहीं, मुसीबत आ गई, आपदा आ गई, कोई कैलेमिटी आ गई, उसे बोलते हैं बी फॉल। उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बी फॉल, बी फेल, बी फॉलन, बी फॉलिंग, याद रखिएगा। तो मैंने ये वर्ब्स आपको बता दिया, रिवाइज करा दिया आपको। इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिलर देखना है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा, क्या पूछा भाई साहब? कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर। ध्यान दीजिएगा, कैन यू टेल मी तो इंट्रोगेटिव हो गया, तो व्हाट के बाद जो सेंटेंस आएगा, जो पार्ट आएगा, जो हिस्सा आएगा, वो असर्टिव में रहेगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। तो ट्रैवल, अब देखो लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में ट्रैवलिटीज़। ट्राइबलिटीज़ जो वर्ड बना है वो ट्राइवियल से बना है, और ट्राइवियल मतलब कि बहुत ही तुच्छहीन, मतलब तुच्छहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई सेंस ना हो, जिसका कोई सिग्निफिकेंट ना हो, उसे बोलते हैं ट्राइबलिटीज़। तो ऑप्शन नंबर ट्राइबलिटीज़ होगा क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड छोड़कर थर्ड देखते हैं। डिटर्मिनेशंस, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प आपके क्या हैं? फ्रेबुलस, फ्रेबुलस से बना है फ्रेबलिटीज़। फ्रेबुलस जानते हो ना, बहुत ही तुच्छ इंस्टान, मतलब बहुत ही नॉट सीरियस, बहुत ही सिली, उसे बोलते हैं फ्रेबुलस या फ्रेबलिटीज़। तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड होने वाले हैं। इनमें से देखते हैं कौन सेकंड होगा। क्यों? क्योंकि एस्पिरेशंस का मतलब होता है आकांक्षाएं, अभिलाषाएं। आपकी अभिलाषाएं क्या हैं? आपकी आकांक्षाएं क्या है? आप क्या बनना चाहोगे फ्यूचर में, या क्या करना चाहोगे? ये इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है। अ सेल्फ गवर्नमेंट कंट्री, सॉरी, अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, यानी एक ऐसा कंट्री या रीजन, ये क्षेत्र जो सेल्फ गवर्निंग हो, उसे क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है। अब देखो, सेल्फ के लिए एक वर्ड आता है ऑटो, याद रखेंगे। ऑटोनॉमी हो जाएगा इसका आंसर, ऑटोनॉमी, यानी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं ना। सेकंड नंबर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसे बोलते हैं लोकतंत्र, यानी कि पीपल्स गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हो द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। जैसे ये इंडिया में जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड एनार्की। एनार्की, ध्यान दिए, एनार्की मतलब होता है एक ऐसा स्टेट या एक ऐसा रीजन या एक ऐसा कंट्री जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना रूल कर रही हो, अराजकता जिसे बोलते हैं, नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब अराजकता हो, उसे एनार्की बोलेंगे। मोनार्क क्या होता है? मोनार्क का सीधा मतलब होता है राजा, क्वीन, तो उसी से बना है मोनार्की। मोनार्की मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट बाई क्वीन, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ क्वीन, किंग और क्वीन। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ किंग और क्वीन को बोलेंगे मोनार्की, जिसे बोलते हैं राजतंत्र। सो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राजतंत्र। So option number 1 is going to be your right answer, autonomy. Moving on next question number 19 देखते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूट अगेन हमारा, अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स बनाए जाते हैं, ढाले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टकसाल बोलते हैं। और उसकी इंग्लिश क्या होती है? मिंट होती है। बहुत ही आसान है, कई बार आपने पढ़ रखा होगा। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे वर्ड्स आपने पढ़ रखे होंगे, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। और मैंने जो सीट दी है उन सब सीट में ये सारी वो कैप्स पूछी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी पर मैंने पूछा है वहाँ पर, और मैं अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। अगर उनको आप कहते नहीं कि अगर उनको आप पाना चाह रहे हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है वर्कशॉप। वर्कशॉप जानते हो क्या होती है? मतलब जहाँ पर कारखाना कुछ बनता है उसे बोलते हैं। कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग मतलब ढलाई, जैसे कोई लोहा का ढलाई हो जाएगा, या किसी चीज़ की ढलाई होना, कोई बर्तन बनते हैं ना, कोई शेप बनता है, कोई आकार बनता है, उसकी ढलाई होना, वहाँ पर बोलते हैं कास्टिंग। मिल समझते हो? मिल क्या होती है? मतलब एक सर्टेन मटेरियल जहाँ पर कोई बनता है। मिल और फैक्ट्री में बस यही अंतर है, याद रखिएगा। मिल जो होती है वो एक सर्टेन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, कई टाइप के भी। तो ये मिल और फैक्ट्री में अंतर है। हालांकि ये डिफरेंस आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
20 में आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। फियर्स कंपटीशन, सबसे पहले हम फियर्स की मीनिंग समझ लेते हैं। फियर्स का मतलब होता है वेरी स्ट्रांग, जैसे बोलते हैं हिंदी में ज़बरदस्त, प्रचंड, भीषण। जैसे बोलते हैं ना अभी इलेक्शन आने वाले हैं यूपी में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रचंड भीषण मुकाबला होगा, प्रचंड मुकाबला होगा, या युद्ध हो रहा होगा तो नहीं, भीषण मुकाबला हो गया, प्रचंड मुकाबला हो गया, उसे बोलते हैं फियर्स। खूंखार टाइप का, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का, आक्रामक टाइप का, सॉरी। फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज़ ड्रिवन अप द प्राइसेस को बढ़ा दिया है। तो क्या ये ज़रा लॉजिकली समझिए, अगर जो कंपटीशन होगा रेस्टोरेंट के अगेंस्ट में अगर होगा तो क्या प्राइसेस बढ़ेंगी? ऐसा तो नहीं है, लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो कंपटीशन हो रहा है वो आपस में हो रहा है, आपस में हो रहा है। अगर उन्होंने 15 की बेची कोई थाल तो वो 20 की बेच रहे हैं, यानी आपस में बढ़ रहे हैं कि मैं इनसे कम नहीं हूँ। तो यहाँ पर अगेंस्ट ना होकर उनके बीच में होगा। और कल ही मैंने एमंग को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। एमंग का यूज हम अब तब भी कर लेंगे जब आप किसी चीज़ से सराउंडेड हो या फिर आपस में कुछ हो रहा हो, ध्यान देंगे तो वहाँ पर एमंग का यूज कर लेंगे। तो एमंग का यूज यहाँ पर बेहतर होगा। जो फियर्स कंपटीशन यानी जो बहुत ही आक्रामक कंपटीशन है रेस्टोरेंट्स के बीच में, यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके बीच में, उसने क्या किया, उसने हैज़ ड्रिवन अप द प्राइसेस, उसने कीमतों को बढ़ा दिया। अब हैज़ है जो सिंगुलर वर्ब है जो कि फियर्स कंपटीशन की है, क्योंकि कंपटीशन हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो अमंग इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर यहाँ पर। सो जो लिखा है अगेंस्ट, अगेंस्ट गलत है, यहाँ पर अगेंस्ट नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं है। थर्ड में लिखा है अलोंग, अलोंग नहीं होगा यहाँ पर। थ्रू, थ्रू मतलब फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक साइड से दूसरी साइड, उसे बोलते हैं थ्रू। जैसे मैं बोलूँ जंगल से, यानी थ्रू द फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं थ्रू द फॉरेस्ट, इस टाइप से। तो यहाँ पर थ्रू भी नहीं होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्लोज टेस्ट है, ध्यान रखेंगे। क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप उसे एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिए बिना फिल किए हुए कोई ऑप्शन। जैसे अगर आप फिल नहीं करोगे तो आपको कई चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले आपको उस टेंस जगह यानी उस क्लोज टेस्ट का टोन क्या है वो पता चल जाएगा। सेंटेंस का टेंस क्या है, यानी इस क्लोज टेस्ट का टेंस क्या है वो पता चल जाएगा। मीनिंग कैसी है, पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव में है, या कैसी मीनिंग है, ये हमें पता चल जाते हैं। और कुछ कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्टली वर्ड भी हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि यहाँ पर ये वर्ड ही होगा, ऐसे भी पता चल जाता है। तो आप एक बार उसे 1-2 सेकंड या 4 सेकंड जो भी लगते हैं वो पढ़ लिया करिए। कम्युनिकेशन इज़ अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या है, एक कनेक्शन है लोगों के बीच में, पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ डैश अदर। अब देखो विथ डैश अदर यहाँ पर आता है ना एक वर्ड ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच अदर आता है, आपने वर्ड सुन रखा होगा। ईच अदर, वन अनदर आपने सुन रखा होगा, दो के लिए ईच अदर, दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम ईच अदर का यूज करेंगे क्योंकि इन जनरल सेंस में अगर हमें कभी यूज करना हो एक दूसरे के लिए तो ईच अदर का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए तो वी शुड हेल्प ईच अदर होगा, वन अनदर नहीं होगा। वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है लेकिन डेफिनेट नंबर के लिए यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ कहीं पर 50 लोग हैं, किसी मंदिर में, किसी भीड़ में, किसी स्कूल में, उन सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए तो वहाँ पर वन अनदर लगा देंगे क्योंकि वहाँ पर डेफिनेट नंबर हैं। लेकिन इन जनरल अगर बात करनी हो, कभी इन कॉमन सेंस में बात करनी हो या इन जनरल बात करनी हो और सभी को लेकर बात करनी हो तो फिर वहाँ पर हम ईच अदर जाएंगे। ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, याद रखिएगा इस बात को। जैसे बोलते हैं ना वी शुड हेल्प ईच अदर, हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए। तो यहाँ पर वी में हमें नहीं पता चलता है कि हम में कितने हम हैं, एक है, दो हैं, तीन है, चार है, हमें नहीं पता है। लेकिन ये एक कॉमन वर्ड है, याद रखिएगा, ये एक फॉर्मल वर्ड है ईच अदर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर यार। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर, ध्यान रखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी डे लाइफ, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इम्पॉर्टेंट है। देखो दिखाया सेकंड में क्या रखा है, वर्क डैश वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विथ अदर, यानी कि चाहे आप काम पे हो या फिर किसी भी समय अगर आप किसी दूसरे से इंटरेक्ट करते हो उस समय, तो काम पे होना यानी एट वर्क। ऑप्शन नंबर 4 बहुत ही आसान है, तो आपने कई बार पढ़ रखा होगा, चाहे वो आप काम पे हो या फिर कहीं आप किसी भी समय किसी समय इंटरेक्ट करना हो उस समय की बात कर रहा है, तो एट वर्क एंड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 22 का 4 हो जाएगा एट वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विथ अदर पीपल, है ना, विथ अदर पीपल या विथ अदर लोगों से, बिल्कुल सही।
चाहे आप काम पे हो या फिर किसी समय जब दूसरे लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो उस टाइप से, तो पीपल हो जाएगा। मैंने पहले से पढ़ रखा है तो मेरी ज़्यादा समझ में आ रहा है सेंटेंस, पीपल हो जाएगा यहाँ पर। पहले से मुझे देखो ऑप्शन यहाँ पर पता चल गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि 23rd में जो हो जाएगा वो पीपल हो जाएगा, विथ अदर पीपल। एनिमल्स नहीं होगा, एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। क्रिएचर्स में तो एनिमल और मैन यानी एनिमल और ह्यूमन बींग दोनों आ जाएंगे, तो ये भी नहीं डेफिनेट है। हमारे पास डेफिनेट वर्ड दे रखा है पीपल, तो पीपल का यूज करेंगे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, विथ अदर पीपल। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन। जो कम्युनिकेशन इशू होते हैं, कोई मुद्दा होता है, कोई होता है, वो हमेशा नहीं होता है। कब नहीं होता है, डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल, डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल, ऑफ दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ऑफ योर इंग्लिश लेवल। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो अबाउट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता है, बिसाइड ऑफ, बिसाइड के साथ ऑफ कभी नहीं आता है, याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, यह बात याद रखिएगा। तो सिंस नहीं होगा, सिंस ऑफ नहीं होगा, तो बिकॉज ऑफ, यानी कम्युनिकेशन इशूज डोंट ऑलवेज हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। इंग्लिश लेवल की वजह से हमेशा कम्युनिकेशन कोई इशू मुद्दा नहीं होता है, ये बात बता रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। कोई ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, सच्चाई क्या है, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप ये तो जान सकते हो कि इंग्लिश कैसे बोला जाए। यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप जान सकते हो। नोइंग डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, अच्छा ये बोलना तो आप जान सकते हो, विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। बिल्कुल सही, बहुत कई बार होता है, हम लोग बोलना तो जान जाते हैं लेकिन कम्युनिकेट करना नहीं जानते। अब बोलने और कम्युनिकेट में डिफरेंस है। आप जब कोई चीज़ बोल रहे हो, किसी से कम्युनिकेट नहीं हो, कम्युनिकेट मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच आपस में बात करना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, यानी डेली लाइफ में, हमसे हमारे दोस्त ही कई हैं जो बोल लेते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में उनको दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि आप बोल सकते हो, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे किया जाए इसके बिना जाने ही आप ये जान सकते हो, आप ये सीख सकते हो कि कैसे इंग्लिश बोला जाए, ये सेंटेंस कह रहा है। सो यहाँ पर विदाउट हो जाएगा, लैकिंग नोइंग नहीं होगा। डिवाइड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है तभी बात बनती है, तो डिवाइड ऑफ होता है, याद रखिएगा। माइनस भी नहीं होगा, सो विदाउट हो जाएगा। विदाउट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर ओवर हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। आज हम लोगों ने एक सेट सॉल्व कर लिया है, अगला जो सेट सॉल्व करेंगे वो कल सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आप इसे ढंग से सुनते रहिएगा, और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे नोट करना है या फिर मुझे दोबारा सुनना है, तो उसे नोट कर लीजिएगा या दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन अच्छे से सुनिएगा और चीज़ें अच्छे से सॉल्व करिएगा दिमाग में बैठा के, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़रूरी होते हैं, याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं इन पर ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।